हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, एबीएम में से मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 26 का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है आपका कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक्स का। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये लास्ट टॉपिक है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स। फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इस चैप्टर में जितना भी आपने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक को जरूर आप ध्यान से कंप्लीट समझिए और वीडियो के अंत तक जब आप बने रहते हैं तो बिल्कुल हर चीज आपको समझ में आएगा। और एक चीज और बताऊं कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में इससे पहले के भी वीडियो थे, उसमें भी कुछ बताया गया था, लेकिन आपको वहां समझ नहीं आया होगा क्योंकि डिटेल में वहां पे इसकी बात नहीं हुई थी। आज यहाँ कंप्लीट हम इसकी बात करने वाले हैं, उसके बाद पीछे भी जो कंफ्यूजन आपके होंगे वो भी यहाँ कंप्लीट आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं क्या है आपका कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सीसीओ। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स के क्या रोल हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन किया जाता है, ये सारी चीजों की यहाँ पे बात हम करने वाले हैं। देखिए, एक चीज तो समझिए, सबसे पहले कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स पहले अपॉइंट नहीं किए जाते थे। कुछ सालों से क्या हो रहा है कि आरबीआई का डायरेक्शन है कि सारे बैंकों में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स होना चाहिए। अब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स क्या है, एक बार हम बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक में क्या होता है कि जो भी आप काम कर रहे होते हैं, जो गलतियां होती है, जो उस चीज को देखने के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी है ना। जो ऑडिट होता रहता है आपकी ब्रांचेज का, सर्कल ऑफिस का, हर जगह ऑडिट होता है। तो वहां पे क्या होता है, ऑडिट डिपार्टमेंट क्या है, इंस्पेक्शन जो डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन और ऑडिट डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है कि जो भी गलतियां होती है उस चीज को पकड़ने के लिए वहां पे तो वो है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। कंप्लायंस बैंकों में कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मींस कंप्लायंस डिपार्टमेंट एक बनाया गया है। तो इसकी क्या जरूरत है, तो इसकी जरूरत यह है कि जो भी बैंक में काम हो रहा है वो एज पर गाइडलाइंस की, आरबीआई के गाइडलाइंस कहता है उसके अनुसार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे देखना है। सेबी का गाइडलाइंस है, उसी तरह से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी है। ठीक है, आईबीए का गाइडलाइंस है, फिडाई का गाइडलाइंस, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जो गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। या तो फिर एथिकल व्यू भी है, यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाइडलाइंस को, कुछ एथिक्स वे में भी हम बात कर सकते हैं कि वो चीज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो इसे देखने के लिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट का यहां पे रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्लायंस डिपार्टमेंट को एक बनाया गया है सारे बैंकों में। बात समझ में आ गई? तो जो आप अब डिफरेंस समझिए कि ऑडिट डिपार्टमेंट जो आपके बैंक में ऑलरेडी काम कर रहा है, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, जो आपका ऑडिट किया जाता है ब्रांचेज का, अलग अलग जगहों का, वो तो काम कर रहा है कि जो आपने काम किया है वो किस प्रकार से गलत तो नहीं किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी तो नहीं रह गई है ना। आपके जो इंटरनल गाइडलाइंस है कि सैंक्शन करना है, लोनिंग पावर जितना है उससे ज्यादा तो किसी ने लोन नहीं कर दिया। तो ये सारी जो भी कमियां है इसको देखने के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट है। ध्यान से समझिए, डिफरेंस समझिए। बहुत कोई तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, दिमाग से निकालिए, तभी जाकर के ये पूरा मॉड्यूल आपको समझ में आएगा। कंप्लायंस डिपार्टमेंट है कि खास करके बाहर के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं बैंक में, वो उसके गाइडलाइंस के आधार पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज को देखने के लिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है। ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें कि आपका जो है बैंक में आप काम कर रहे हैं, तो केवाईसी गाइडलाइंस आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीआरआर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एसएलआर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इंटरनली जो है बैंक में वो काम हो रहा है कि नहीं, इसलिए सभी बैंकों में अलग से कंप्लायंस डिपार्टमेंट। अब ऐसा नहीं है, देखिए जो भी गाइडलाइंस है, अब बैंक क्या है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के आधार पर ही तो काम करती है, तो उसके गाइडलाइंस है। और उसके बाद जैसे सेबी है, अब सेबी का गाइडलाइंस क्या है कि कोई बैंक है और आईपीओ इशू कर रहा है, ठीक है, तो आईपीओ इशू करते समय उसकी क्या जरूरत है ना, उसके गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये सब को देखने के लिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, और ये बैंक के होते हैं, ये बैंक का इंटरनल है, ये बैंक में ही डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आरबीआई के जो है सो कोई यहाँ पे बॉडी है, ऐसा नहीं है। बैंक के अंदर ही कंप्लायंस डिपार्टमेंट बनाए गए हैं ताकि बैंक स्मूथली चल पाए। आगे चल करके आरबीआई बहुत सारी चीजों में सैंक्शन लगा देती है, फाइन देना पड़ जाता है बैंकों को। तो वो क्यों देना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब चीज से बचने के लिए, ताकि सही रूप से काम चल सके,
बैंकों में क्या बोला गया आरबीआई के द्वारा कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट आप एक चलाइए और वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट आपका सिर्फ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं चीजों का, उस चीज को देखने का काम करेगी। बात समझ में आ गई। अब इस कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो होगा, इसका जो हेड है वो सीसीओ होते हैं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं। बात समझ में आ गई है ना। ये हेड ऑफिस लेवल पे, हेड ऑफिस में ये बैठते हैं, हेड ऑफिस लेवल पे कंप्लायंस डिपार्टमेंट है और वो वहां पे जो है सो फिर अपने अनुसार से रन करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में यहां पे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि आरबीआई in recent past has modified issued guidelines about role and responsibilities of chief compliance officers in the bank। वही चीज मैंने बताया अभी कि आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इसके बारे में गाइडलाइंस इशू किया। तो वही चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मींस कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो होगा, उसमें से जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स बनाए जाएंगे, उसके गाइडलाइंस क्या है, इसके बारे में किस प्रकार से गाइडलाइंस होंगे, रोल क्या होंगे, तो आरबीआई यहां पे बताया। ठीक है, दीज इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट, यहां पे हम अभी पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, स्किल, सिलेक्शन प्रोसेस, रिपोर्टिंग लाइन, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजों के बारे में यहां पे आरबीआई ने बताया कि किस किस प्रकार से आपके जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स होंगे वो किस किस प्रकार से किए जाएंगे, उसके रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कहां रिपोर्ट करेगा, ये सब चीज के बारे में उन्होंने यहां पे बताया है। ठीक है, तो एक तरह से आप समझिए कि ये बैंक के अंदर जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें से आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि आपको काम कैसे करना है। ठीक है, देखिए आगे, टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीसीओ। अब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट का हेड होता है, अब इसके यहां पे टेन्योर की बात कर रहे हैं कि कितने समय के लिए इसे अपॉइंट किया जाएगा। तो यहां पे कहना है कि द सीसीओ शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर ऑफ नॉट लेस देन 3 इयर्स। 3 साल से कम का आप नहीं करेंगे, है ना। तो यहां समझिए कि मिनिमम यहां पे बोल रहा है कि 3 साल से कम का नहीं करना है, इसका मतलब इससे ज्यादा के लिए भी आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, ट्रांसफर और रिमूवल ऑफ सीसीओ, यदि ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर की बात होती है, या तो फिर आपका रिमूवल की बात होती है सीसीओ को, तो उसकी क्या गाइडलाइंस है, आरबीआई ने क्या कहा है। द सीसीओ में बी ट्रांसफर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव भी किया जा सकता है उसको अपने पोस्ट से, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टेन्यूर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब यहां जो टेन्यूर है उससे पहले भी किया जा सकता है, ऐसा कहना है। अब इसका टेन्यूर कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए। समझिए बात को, क्वेश्चन यहां से घुमाया जा सकता है। मिनिमम 3 इयर्स बोला जा रहा है कि इसका टेन्यूर होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यहां कह रहा है कि इसका ट्रांसफर या रिमूव किया जा सकता है इसे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टेन्यूर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब यहां दे रहा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, नॉर्मल बेसिस पे आप नहीं करेंगे इसका। ठीक है, तो जब तक ये एक्सेप्शनल वर्ड नहीं आएगा तब तक आप यहां पे समझ सकते हैं कि उसका मिनिमम टेन्यूर 3 इयर्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांसफर या रिमूव तो करेंगे, लेकिन विद द एक्सप्लिसिट प्रायर अप्रूवल्स ऑफ द बोर्ड आफ्टर फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड एंड ट्रांसपेरेंट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। अब यहां पे ट्रांसफर या रिमूव करेंगे तो उसमें भी क्या है कि आपको बोर्ड से पहले ही अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एसीबी है ना, यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, लेकिन बोर्ड से आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका ट्रांसफर करेंगे, और वो भी एक डिफाइंड आपका प्रोसीजर होना चाहिए कि किस किस प्रकार से आप करेंगे, ये आपका जो पॉलिसी है उसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीसीओ। सीसीओ को अपॉइंट करेंगे तो किन को कर देंगे, किसी बंदे को तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ तो खास होना चाहिए उस बंदे में। जब इतना बड़ा जो डिपार्टमेंट है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, उसका आप हेड बना रहे हैं, तो कुछ तो उसमें देखेंगे ना। तो क्या क्या देखेंगे वही यहां पे हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, देखिए रैंक क्या होना चाहिए, किस प्रकार के बंदे को आप लेंगे, उसका रैंक क्या होना चाहिए। द सीसीओ शैल बी अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। सबसे पहले ये सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए बैंक में, है ना। देखिए अपने बैंक का भी हो सकता है, बाहर से भी कर सकते हैं, आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक तो सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए बैंक का, प्रिफरेबली इन द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर और एन इक्विवेलेंट पोजीशंस। जनरल मैनेजर कम से कम यहां पे होना चाहिए, प्रिफरेबली, है ना, मतलब प्रीफर आप देंगे इस चीज को, मतलब यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको यही आंसर देना है कि जनरल मैनेजर का रैंक का कम से कम होना चाहिए। ऐसे जनरल मैनेजर अब तो जो है सो सीजीएम होते हैं, चीफ जनरल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां रैंक की बात स्पेसिफिक क्या कर दिया है कि नॉट बिलो 2 लेवल्स फ्रॉम द सीईओ। जो आपके एमडी एंड सीईओ है उसके 2 लेवल से नीचे का, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। नॉट बिलो 2 लेवल्स, ठीक है, 2 लेवल जो सीईओ के लेवल हैं उस रैंक से 2 रैंक नीचे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उससे कम से कम 2 रैंक तक ही रहेंगे, उससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब है जीएम एंड उसके एबव ही आप उसे क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। द सीसीओ कुड ऑल्सो बी रिक्रूटेड फ्रॉम मार्केट। मार्केट से भी, दूसरी जगह से, मार्केट से भी आप ऐसे बंदे को जिसमें उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो यदि है तो वैसे बंदे को भी आप यहां पे अपॉइंट कर सकते हैं एज अ सीसीओ, ठीक है। एज की बात कर रहा है तो नॉट मोर देन 55 ईयर। 55 ईयर से ज्यादा एज वाले लोगों को आप सीसीओ नहीं बनाएंगे, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। द सीसीओ शैल हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर्स इन द बैंकिंग। बैंकिंग में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फाइनेंशियल सर्विसेज में out of which minimum 5 years shall be in the audit, finance, compliance, legal, risk management functions। और ये 15 में से मान लीजिए 15 साल तक बैंकिंग का सर्विसेज उन्होंने दिया है, फाइनेंशियल सर्विसेज दिया है, उसमें से 15 में से कम 5 साल उन्होंने ऑडिट, फाइनेंस, कंप्लायंस, लीगल और रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इनमें से किसी में काम किया हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप उसे सीसीओ के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। अब देखिए स्किल की बात करते हैं। स्किल क्या है, एक्सपीरियंस तो अभी हमने देख ही लिया कि ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वही उसके अंदर स्किल भी है। जैसे देखिए द सीसीओ शैल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे बैंकिंग है तो बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का भी आइडिया होना चाहिए आपको, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया जा सकता है, रिस्क मिटिगेट किया जा सकता है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रेगुलेशन, किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, यदि आपको एक बड़ा सा पोस्ट दिया जा रहा है तो उसका रेगुलेशंस का भी आइडिया होना चाहिए, किस तरह कर सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क एंड सेंसिटिविटी टू सुपरवाइजर्स एक्सपेक्टेशन। सुपरवाइजर जो है उसके एक्सपेक्टेशंस पे भी आपको खरा उतरना चाहिए। तो ये सारे स्किल्स यदि है तो आप जो है सो सीसीओ के लिए एलिजिबल हैं। बात समझ में रहा है। ये किसका गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस है आरबीआई का, कि इस प्रकार के यदि बंदे हैं तब उसको सीसीओ के लिए आप अपॉइंट करेंगे। लेकिन करेगा कौन, ये बैंक के बोर्ड ही करेंगे। ये बैंक जो है, इंडिविजुअल जो बैंक है उसके बोर्ड करेंगे, लेकिन गाइडलाइंस आरबीआई का है कि ये सब चीज आपका होना चाहिए, तभी आप उसको सीसीओ के रूप में अपॉइंट करेंगे आप, ठीक है। स्टेचर, इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस होगा उस जो सीसीओ है इसकी बात यदि हम करें तो सीसीओ शैल हैव द एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज जजमेंट। अब यहां पे देखिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो दिया जा रहा है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट, बात समझ रहे हैं। कंप्लायंस डिपार्टमेंट आपका, इसका मतलब क्या हो गया कि काम कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं, गाइडलाइंस का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, इस चीज को देखने के लिए इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट, इंडिपेंडेंटली जो है सो जजमेंट वो इसका कर सकता है कि हाँ कहां कंप्लायंस हुआ है चीजों का, कहां नहीं हुआ है। तो यहां पे इस तरह से कह सकते हैं कि ये इसका जो है सो इंपॉर्टेंस है सीसीओ का। ही शुड हैव द फ्रीडम एंड सफिशिएंट ऑथोरिटी टू इंटरैक्ट विद रेगुलेटर सुपरवाइजर्स डायरेक्टली एंड इंश्योर कंप्लायंस। और इसके पास जो कंप्लायंस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स होंगे, इसके अंदर जो है, इसके अंदर सफिशिएंट ऑथोरिटी है ना। सफिशिएंट ऑथोरिटी शुड हैव द फ्रीडम्स एंड सफिशिएंट ऑथोरिटी टू इंटरैक्ट विद रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या है,
कि जैसे आरबीआई है तो आरबीआई के पास जो है सो ये इंटरेक्ट कर सके सुपरवाइजर्स डायरेक्टली एंड इंश्योर कंप्लायंस, और कंप्लायंस जो बैंक में हो रहा है उसको वो इंश्योर कर सके। तो ये इंपॉर्टेंस है यहां पे सीसीओ का। चलिए आगे देखते हैं। अदर्स की बात करेंगे, नो विजिलेंस केस और एडवर्स ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई के तरफ से कोई इसमें एडवर्स इसका ऑब्जर्वेशन उस बंदे के बारे में नहीं होना चाहिए। कोई विजिलेंस, नो विजिलेंस केस पेंडिंग होना चाहिए, है ना, कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। shall be pending against the candidate identified for appointment as the CCO। मीन जो सीसीओ के लिए अपॉइंट आप करना चाह रहे हैं जिनको, उनके अगेंस्ट में कोई पेंडिंग आपका केस नहीं, विजिलेंस केस नहीं होना चाहिए, और आरबीआई के नजर में भी वो गलत ऑब्जर्व नहीं किया गया हो, वैसे बंदे को आप करेंगे अपॉइंट। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी स्किल, इसके एक्सपीरियंस, ये सब बातें यहां पे हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या प्रोसेस होना चाहिए सिलेक्शन करने के लिए, है ना। देखिए, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीसीओ शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अ वेल डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिकमेंडेशंस मेड बाय द सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल सिलेक्शन कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस। अब मैंने बताया पहले ही आपको कि जिस बैंक के लिए आप, जैसे कोई भी एसबीआई है तो एसबीआई यदि किसी सीसीओ को अपना अपॉइंट करना चाह रहा है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को, तो एसबीआई की जो बोर्ड, जो एक तो है कि अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए बोर्ड के द्वारा कि आप जो कर रहे हैं सो, अब उसमें कमिटी, आपका जो सिलेक्शन कमिटी एक होगा कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस, बोर्ड के द्वारा एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो फिर उस चीज को देखेगा कि हाँ ये सारी एलिजिबिलिटी इसकी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है। The selection committee shall recommend the names of candidates suitable for the post of CCO as per the rank in order of merit, and board shall take final decision in the appointment of CCO। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, यहां क्या कह रहा है कि सिलेक्शन कमिटी फाइनल ऑथोरिटी नहीं है उसके पास कि सीसीओ को अपॉइंट करे। सिलेक्शन कमिटी जो है, सिलेक्शन कमिटी जो बनाया गया बोर्ड के द्वारा, वो सिलेक्शन कमिटी सिर्फ वैसे बंदे को नाम उसका जो है सो बताएगा कि हाँ ये एलिजिबल है इसके करने के लिए, सीसीओ के लायक है, और फाइनली सीसीओ को जो अपॉइंट किया जाएगा वो बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा। फाइनल डिसीजन किसके पास रहेगा? बोर्ड के पास रहेगा, बैंक के जो बोर्ड है उसके पास। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सीसीओ को अपॉइंट कौन करेगा, तो वहां पे ऑप्शन आपका जरूर रहेगा सिलेक्शन कमिटी। तो नहीं, सिलेक्शन कमिटी आपका नाम का सुझाव देता है, फाइनली जो है अप्रूव्ड जो किया जाता है अपॉइंटमेंट के लिए वो बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ध्यान से समझ लिए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अब जो रिपोर्ट करना है, आपने क्या किया, अपॉइंट किया इसे, तो उसका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की क्या बात है, यहां क्या कह रहा है देख लेते हैं। अ प्रायर इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस मुंबई शैल बी प्रोवाइडेड बिफोर अपॉइंटमेंट प्री मैच्योर ट्रांसफर रिमूवल ऑफ द सीसीओ। क्या कह रहा है कि आपने अपॉइंट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले आपका प्री मैच्योर से पहले, प्री मैच्योर ट्रांसफर आप कर रहे हैं कि 3 साल पूरा नहीं हुआ उससे पहले आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, रिमूवल उसका करना, रिमूव करना चाह रहे हैं उसके पोस्ट से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायर इंटीमेशन, पहले से इंटीमेट करना पड़ेगा। किसे? डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन हैं, है ना, उसे आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। यहां बात समझ में आ गई। आगे देखिए, सच इंफॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड बाय अ डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट्स अलोंग विद द fit and proper certifications by the MD and CEO of the bank confirming that the persons meet the above supervisory recruitments and detailed rationale for changes if any। कह रहा है कि जब आप आरबीआई के पास जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जो आरबीआई का डिपार्टमेंट है, उसके पास आप इंटीमेशन जब देते हैं कि हम इस बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए सीसीओ,
उसके साथ में एमडी एंड सीओ, जो बैंक के एमडी एंड सीओ है, उसे एक सर्टिफिकेट साथ में देना पड़ेगा कि हाँ ये बंदा जो है जिसे हम सीसीओ के लिए अपॉइंट करने के लिए आपको इंटीमेशन दे रहे हैं, ये फिट है, ये इस चीज के लिए फिट है। इस चीज का भी आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ता है एमडी एंड सीओ के द्वारा। तो क्या समझा आपने कि जो भी सीसीओ अपॉइंट किया जाता है उसका इंटीमेशन जो है पहले से ही आपको डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जो आरबीआई के डिपार्टमेंट है, इसे आपको देना पड़ता है। और यदि पहले से आप आपका प्री मैच्योर ट्रांसफर कर रहे हैं उसका, है ना, तो या रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहां प्री मैच्योर, ध्यान रखिएगा, प्री मैच्योर मतलब 3 साल से पहले। मिनिमम इसकी सर्विस कितनी होनी चाहिए थी? 3 साल। लेकिन उससे पहले यदि आप ट्रांसफर कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं उसके पोस्ट से, तो उस केस में भी आरबीआई के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, उसे इंटीमेट करना पड़ेगा। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे समझते हैं रिपोर्टिंग लाइन। रिपोर्टिंग लाइन क्या है कि जब आपने सीसीओ को अपॉइंट कर लिया, तो अपॉइंट करने के बाद अब सीसीओ का रोल क्या है, वो रिपोर्ट किसे करेगा, ठीक है, इस चीज के बारे में समझते हैं। देखिए, द सीसीओ शैल हैव डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन टू एमडी एंड सीओ एंड और बोर्ड कमिटी एसीबी ऑफ द बैंक। समझिए कितना इंपॉर्टेंट ये पद है, कितना इंपॉर्टेंट है, समझिए कि ये डायरेक्टली जो है सो एमडी एंड सीओ को रिपोर्ट कर सकता है, रिपोर्ट करेगा, है ना, या तो बोर्ड कमिटी जो होता है एसीबी, है ना, ऑडिट कमिटी बोर्ड एसीबी को भी डायरेक्टली ये रिपोर्ट कर सकता है। यहां पे किसी को दूसरे को नहीं, एमडी सीओ या तो फिर एसीबी ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। किस चीज का? कंप्लाइंस, जो कंप्लाइंस से रिलेटेड जो भी चीजें होगी, जो उसका है, तो उसका सारा रिपोर्ट किसको करेगा? एमडी सीओ या तो फिर क्या, बोर्ड ऑफ, ये आपका ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड एसीबी को। आगे कह रहा है कि इन केस द सीसीओ रिपोर्ट्स टू द एमडी एंड सीओ। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा यहां पे है ट्रिकी, क्या है कि यदि सीसीओ जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया एमडी एंड सीओ को, ठीक है, जो कंप्लायंस फंक्शंस है, जो रिपोर्ट करना होता है बीच बीच में, उसका रिपोर्ट यदि वो एमडी एंड सीओ को कर दिया, समझिए, तो उस केस में क्या होगा कि द ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, एसीबी जो है, ऑडिट कमिटी ऑफ जो बोर्ड, शैल मीट द सीसीओ क्वार्टरली ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एमडी एंड सीओ। समझिए, एक तो पहली बात यहां पे कैसे आप समझेंगे, देखिए कि सीसीओ जो है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स है, यदि वो एसीबी को रिपोर्ट करता है, अपना जो रिपोर्टिंग उसका है, कंप्लायंस से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंटली वो करता है ना, यदि वो एसीबी को करता है, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को करता है, तब तो ठीक है, तब यहां पे एमडी एंड सीओ की करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एमडी एंड सीओ को कर दिया, समझ रहे हैं, यदि एमडी एंड सीओ को कर दिया और एसीबी को नहीं किया है, तो यहां कह रहा है कि द एसीबी ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड सेल मीट, तो फिर उसमें सीसीओ के साथ ये मिलेगा, है ना, इससे बात करेगा सीसीओ के साथ क्वार्टरली बेसिस पे, ध्यान रखिएगा क्वार्टरली बेसिस पे, ऑन टू 1-to-1 बेसिस, जिस चीज का रिपोर्ट किया वो अपना खुद भी रिपोर्ट उस चीज का लेगा क्वार्टरली बेसिस पे। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और उस केस में जो यहां पे मिलेगा क्वार्टरली बेसिस पे, उस केस में यहां कह रहा है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, यहां पे सीनियर मैनेजमेंट या जिसमें इंक्लूडिंग एमडी एंड सीओ, कि एमडी एंड सीओ या कुछ सीनियर मैनेजमेंट उस मीट में नहीं होगा जो एसीबी के साथ यहां पे मीटिंग होगी क्वार्टरली बेसिस पे। बात समझ में आ गई होगी। The CCO shall not have any reporting relationship with the business verticals of the bank and shall not be given any business target। बहुत इंपॉर्टेंट, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स किस चीज के लिए बनाया गया है? कंप्लायंस डिपार्टमेंट का हेड है ये, कंप्लायंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, बैंक में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइडलाइंस का, उसके लिए बनाया गया है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स, ठीक है। अब ये चीज बताइए, यदि इसे आप कंप्लायंस से रिलेटेड रोल दे रहे हैं, तो यहां बाकी चीज के लिए इसे आप रोल नहीं दे सकते हैं। तो वही यहां पे कह रहा है कि सीसीओ शैल नॉट हैव एनी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्टिकल्स ऑफ द बैंक्स एंड शैल नॉट
बी गिवन एनी बिजनेस टारगेट, ना ही ये किसी दूसरे बिजनेस वर्टिकल जो अलग डिपार्टमेंट है उसे ये नहीं रिपोर्ट करेगा, और न ही सीसीओ को, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को अलग टारगेट दिया जा सकता है कि नहीं आप क्रेडिट को भी देखिए, आप रिकवरी को भी देखिए, है ना, इस चीज का टारगेट पूरा करिए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सीसीओ इंडिपेंडेंट है सिर्फ अपने काम करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। फर्दर द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स ऑफ द सीसीओ शैल बी रिव्यूड बाय द बोर्ड एंड एसीबी। अब इसका परफॉर्मेंस, अब ऐसा तो नहीं है कि ये सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंस हो गया, इसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो इसका परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो ये इसका रिव्यू कौन करता है? बोर्ड करता है। एसीबी ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड करता है, बैंक के बोर्ड करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, आखिर है तो बैंक के अंदर ही काम कर रहा है ना, तो बैंक के अंदर काम कर रहा है, उसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका रिव्यू भी तो किया जाएगा काम कैसे कर रहा है। लेकिन रिव्यू कौन करेगा? तो बोर्ड और एसीबी, मतलब बैंक के बोर्ड, ऑडिट कमिटी और बोर्ड करेगा इस चीज का रिव्यू। ठीक है, आगे देखिए। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी की बात करें, क्या करें? द सीसीओ एंड कंप्लायंस फंक्शंस, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स और कंप्लायंस जो फंक्शंस हैं, shall have the authority to communicate with any staff member and have access to all records or files that are necessary to enable him her to carry out entrusted responsibility in the respect of compliance issue। अब कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो बनाया गया है, जिसका हेड सीसीओ है, तो कंप्लायंस क्या हर क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करिए वहां पे कंप्लायंस होना चाहिए चीजों का, तो वहां पे कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए किसी भी स्टाफ मेंबर से, किसी भी डिपार्टमेंट से ये पूछ सकता है। ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है, कंप्लायंस फंक्शंस किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ये किसी से भी पूछ सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट से पूछ सकता है अपने काम के लिए। ठीक है, दिस ऑथोरिटी शुड फ्लो फ्रॉम द कंप्लायंस पॉलिसी ऑफ द बैंक, और ये कंप्लायंस पॉलिसी जो बैंक के बनाए उसके अनुसार से ये यहां पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पे क्या कह रहा है कि द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स एज हेड ऑफ कंप्लायंस फंक्शंस। वही मैंने बताया कि कंप्लायंस फंक्शन जो है यहां पे उसका जो है सो क्या है कि हेड होता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। वही कह रहा है द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीसीओ एज अ हेड ऑफ कंप्लायंस फंक्शन टू अप्राइज द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑन रेगुलेशंस, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड एनी फर्दर डेवलपमेंट। जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो बोर्ड है बैंक के, उसे सूचित किया जाता है किसके द्वारा? सीसीओ के द्वारा, कंप्लायंस डिपार्टमेंट के द्वारा, कि जो रेगुलेशंस है ना, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं एंड एनी फर्दर डेवलपमेंट, किस तरह से उसमें और सुधार किया जा सके बैंक के अंदर, ताकि कंप्लायंस फंक्शंस को बेटर ढंग से किया जा सके। तो एक तो रोल इसका ये होता है, ये ड्यूटी जिसकी होती है। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशंस ऑन एनी कंप्लायंस रिलेटेड इशू। अब बैंक को, बैंक के बोर्ड, मान लीजिए एमडी है, एमडी एंड सीईओ है, आपका बैंक बोर्ड है, एसीबी है, उसे जरूरत पड़ती है कि किसी चीज कंप्लायंस फंक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए कि हाँ कहां पे हमें कमी है, कहां पे हमें गलती हो रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशंस है तो वो यहां पे मांगा जा सकता है सीसीओ से, कंप्लायंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, आगे द कंडक्ट सॉरी टू कंडक्ट असेसमेंट ऑफ द कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क जो है, कंप्लायंस टू कंडक्ट द असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क, की कंप्लायंस रिस्क कितना है, नहीं है। कंप्लायंस रिस्क क्या है? कि जहां कंप्लायंस फंक्शंस नहीं किए जा रहे हैं, है ना, जहां गाइडलाइंस को नहीं माना जा रहा है, जहां पे कहीं चूक हो रहा है, तो इसका मतलब रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क है, तो उस चीज को असेस करने का भी काम करेगा, है ना। और वो जो करेगा एटलीस्ट वंस अ ईयर, एक साल में कम से कम एक बार उसका जो है सो आपको असेसमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ सब चीज सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड टू डेवलप अ रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान फॉर कंप्लायंस असेसमेंट, और इसके एक्टिविटी किस प्रकार से हो सकते हैं, तो उसको डेवलप भी करना है, रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ रही है? द एक्टिविटी
द एक्टिविटी प्लान शुड बी सबमिटेड टू एसीबी, और जो एक्टिविटी प्लान है कि कैसे आपको काम करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि सब चीज सही चल रहा है, तो इसका एक्टिविटी प्लान जो है वो एसीबी को सबमिट भी करना पड़ेगा ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को फॉर अप्रूवल एंड बी मेड अवेलेबल टू द इंटरनल ऑडिट, और इंटरनल ऑडिट जो आपके डिपार्टमेंट है उसे भी आप देंगे ताकि उस वे में वो भी वहां पे फाइंडिंग्स कर सके। ठीक है, आगे कह रहा है कि टू रिपोर्ट प्रॉम्प्टली टू द बोर्ड एसीबी एमडी एंड सीईओ अबाउट एनी मेजर चेंजेस ऑब्जर्वेशंस रिलेटिंग टू द कंप्लायंस रिस्क, वो भी कंप्लायंस रिस्क नजर आता है तो उस केस में ये तुरंत जो है सो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा सीनियर मैनेजमेंट को। समझ में आ रही है? टू periodically report on compliance failure breaches to the board ACB and circulating to the concerned functional heads। वही कह रहा है कि पीरियोडिकली ये रिपोर्ट करेगा कंप्लायंस फेल्यूर, यदि कहां कहां के कमी रही है, कहां पे चूक हुआ है ना, कंप्लायंस नहीं किया गया है, तो उस चीज के लिए बोर्ड को, एसीबी को और कंसर्न डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, to monitor and periodically test compliance by performing sufficient and representative compliance testings, the result of the compliance testing should be placed before the, तो इसके पास किया, मतलब जो भी रिपोर्टिंग होगा एमडी सीईओ है ना, बोर्ड इसके पास ही किए जाते हैं। समझ आ रही है? तो क्या क्या है कि पीरियोडिकली टेस्ट किया जाएगा कि हाँ किस तरह से काम हो रहा है। आगे है टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द आरबीआई एंड और एनी अदर डायरेक्शंस इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट इन अ टाइम बाउंड एंड सस्टेनेबल मैनर। अब आरबीआई के द्वारा है ना, आरबीआई के द्वारा जो आपका सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशंस बीच बीच में आरबीआई के द्वारा जो मांगे जाते हैं, ठीक है, तो इंश्योर कंप्लायंस ऑफ सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशन मेड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा बीच में यदि आपका इसका ऑब्जर्वेशंस किया जाता है तो उस केस में उसके डायरेक्शंस को सही रूप में जैसा मांगा गया है उस तरह से आपका इन लेटर एंड स्पिरिट जो एक्चुअल में मांगा जा रहा है, जो एक्चुअल में है आपका, उस तरह से टाइम बाउंड मैनर में उसको क्या करना है, प्रोवाइड भी करवाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे जो है, यहां पे क्या कह रहा है कि डुअल हैटिंग, ये क्या है कि डबल रोल आपको नहीं दिया जाएगा। समझिए बात को, पहले ही बता चुका हूं मैं कि डबल रोल यहां पे नहीं, कहने का मतलब कंप्लायंस फंक्शंस मींस कंप्लायंस फंक्शंस, और कोई दूसरा काम इसको नहीं दिया जाता है। There shall not be any dual hatting, that is the CCO shall not be given any responsibility which brings elements of conflict of interest, ताकि उसको जो दिया गया है उस चीज को ही काम ना कर सके, तो इसलिए उसे कोई दूसरा काम नहीं दिया जाता है। स्पेशली द रोल रिलेटिंग टू द बिजनेस, कोई बिजनेस का रोल, कोई टारगेट, ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ काम है जो भी पढ़ेंगे जो दिया जा सकता है। देखिए, रोल विच डू नॉट अट्रैक्ट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो रोल दिया जा रहा है उसमें प्रॉब्लम ना हो, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। रोल्स ऑफ, जैसे यहां पे बात कर रहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर्स की यदि हम बात करें कि बैंक में एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सही से गाइडलाइंस पूरा हो रहा है कि नहीं रहा, उसके लिए यदि ऑफिसर से अपॉइंट किया गया तो उसके रोल को इसे भी दिया जा सकता है ना, और इस प्रकार के रोल can be performed by the CCO in those बैंक, उस बैंक में where principles of proportionality in the terms of the bank size, बैंक के साइज को देखते हुए, कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चरल जस्टिफाई यदि करता है तो वह मतलब यदि किया जा सकता है, मतलब यदि छोटा बैंक है उस केस में अलग से आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर से अपॉइंट करने की क्या जरूरत है उसके लिए, क्योंकि यहां पे ये भी क्या कर रहा है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर है ये भी तो गाइडलाइंस को ही देखेगा ना कि पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो उसी उसी रोल को यहां पे सीसीओ को दिया जा सकता है, साइज को देखते हुए, कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, है ना, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है उस चीज को देखते हुए, तो यहां पे साइज ये सीसीओ जो है सो इस रोल को दिया जा सकता है, क्योंकि सीसीओ का भी काम क्या है, कंप्लायंस करना, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर्स भी क्या कर रहा है, कंप्लायंस करवाया जा रहा है, अलग से जो अपॉइंट किया जा रहा है, तो यहां पे उसको ही रोल दिया जा सकता है ऐसे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोल देने की वजह से बाकी काम ही नहीं कर पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो इस वजह से ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तो उस केस में फिर रोल दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आपको दे रहा है वो।
आगे क्या कह रहा है कि द सीसीओ शैल नॉट बी मेंबर ऑफ एनी कमिटी। कोई कमिटी, जैसे अलग अलग कमिटी होती है, बात समझ में आ रहा है, तो वो कमिटी का मेंबर नहीं होगा सीसीओ, विच ब्रिंग्स हिज और हर रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट विच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी, इंक्लूडिंग एनी कमिटी डीलिंग विद परचेज सैंक्शंस, इन केस in case the CCO is a member of the committee, he or she may have only advisory role। यहां क्या कह रहा है, जो मेन मेंबर है उस रूप में सीसीओ नहीं रहेगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं रहेगा किसी कमिटी का, लेकिन एडवाइजरी रोल के केस में सीसीओ को अपॉइंट किया जा रहा है, एडवाइज करेगा ना, मुख्य रोल इसका नहीं रहेगा। लेकिन यदि कुछ इसे लगे कि कंप्लायंस फंक्शंस में प्रॉब्लम हो सकता है, जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार से काम नहीं हो रहा है, जो चीज के लिए कमिटी बनाई गई है, जो सैंक्शंस किया जा रहा है, मतलब किसी चीज का अप्रूवल के लिए, तो यहां पे एडवाइजरी रोल में सीसीओ रह सकता है उस कमिटी में, मेन रोल में नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? तीनों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। आगे क्या कह रहा है कि द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर overseeing the effective management of the bank's compliance functions and compliance risk। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अभी तक हमने आपको क्या बताया कि कंप्लायंस फंक्शंस का, कंप्लायंस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, सीसीओ। देखिए वो तो ठीक है, उस डिपार्टमेंट का तो हेड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बैंक में किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर भी क्या है, डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहां भी जो है कि इसके रोल को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, सो बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ओवरसी करे क्या चीज, कि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं कंप्लायंस फंक्शंस का। तो इसे देखने के लिए क्या है, यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात समझ आ रही है? द एमडी एंड सीओ शैल इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्लायंस फंक्शंस एंड अदरेंस टू द कंप्लायंस पॉलिसी ऑफ द बैंक। और एमडी एंड सीओ जो है वो ये इंश्योर करेगा कि द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्लायंस फंक्शंस, कि ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट में गलत हो रहा है उसे रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, करने नहीं दिया जा रहा है सीसीओ के द्वारा, तो ऐसा नहीं, एमडी एंड सीओ को ये इंश्योर करना है कि ये जो कंप्लायंस फंक्शंस होना चाहिए, ये जो कंप्लायंस ऑफिसर्स बनाए गए हैं, है ना, तो कंप्लायंस, अभी यहां पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं सीसीओ की, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स की, है ना, लेकिन कंप्लायंस ऑफिसर्स क्या है आगे हम बात करेंगे। तो कंप्लायंस ऑफिसर्स क्या होगा, जैसे हेड ऑफिस में आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बैठते हैं, है ना, जो डिपार्टमेंट का हेड है कंप्लायंस डिपार्टमेंट का, लेकिन उसके नीचे जो जितने भी आपके ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं वो कंप्लायंस ऑफिसर्स बोले जाते हैं उस डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इंडिपेंडेंट फंक्शंस होना चाहिए, किसी के दबाव में आकर के रिपोर्ट नहीं करना चाहिए या कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए, ये एमडी एंड सीओ इंश्योर करेगा इस चीज को, ताकि सभी गाइडलाइंस जो है वो बैंक के जो भी बैंक के गाइडलाइंस है बैंक एक्टिविटी को चलाने के लिए वो सारे कंप्लाई किया जा सके, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये लास्ट स्लाइड है आपके लिए, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीसीओ फॉर रिस्क बेस्ड सुपरविजन्स, ठीक है। यहां पे सीसीओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बेसिस पे, कि रिस्क बेस्ड सुपरविजन्स, है ना, रिस्क बेस्ड सुपरविजन के रिस्क के रिलेटेड उसका जो सुपरविजन किया जा रहा है किसके द्वारा, पढ़ेंगे अभी, इंस्पेक्शंस फॉर सुपरविजन्स इवैल्यूएशंस, इंस्पेक्शंस फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशंस, कि जो भी इंस्पेक्शंस किए जाएंगे किस चीज के लिए, कि कंप्लायंस फंक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, रिस्क बेस्ड सुपरविजन जो है कि कितना रिस्क है आपका, किस तरह से आप रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, आपके बैंक में कंप्लायंस फंक्शंस हो रहे हैं कि नहीं, कंप्लायंस रिस्क कितना है, ये सारी चीजों के लिए रिस्क बेस्ड सुपरविजन्स होता रहता है। और क्या है कि इंस्पेक्शंस फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशंस, इवैल्यूएट भी किया जाता है, सुपरवाइजरी इवैल्यूएशंस होता है कि आप जो काम कर रहे हैं अपना कंप्लायंस डिपार्टमेंट में वो कैसा है, आपके बैंक में कंप्लाई किया जा रहा है वो कैसा है। ये सब चीजों के लिए यहां पे सीसीओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि जब ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं, अब ये फंक्शंस किसके द्वारा किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा, है ना, आरबीआई के द्वारा चेक किए जाते हैं, तो उस केस में सीसीओ का रोल इंपॉर्टेंट यहां भी हो जाता है। क्या होता है, क्या रोल है, देखिए, responsibilities of CCO in respect of on-site inspections for supervisory evaluations, ISE, ठीक है।
यहां कह रहा है कि जो सीसीओ का है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कब ऑन साइट इंस्पेक्शंस फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशंस, जब सुपरवाइजरी इवैल्यूएशंस किया जाता है, ठीक है, इंस्पेक्शंस फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशंस बाय द सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर्स टीम आरबीआई, एसएसएम आरबीआई, सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर टीम जो आरबीआई के हैं उसके द्वारा आपका आईएसई जो करवाए जाते हैं, क्या चीज, इंस्पेक्शंस फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन अंडर स्पार्क, SPARC, सुपरवाइजरी प्रोग्राम फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड कैपिटल। आरबीआई के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा ये जो स्पार्क है मींस सुपरवाइजरी प्रोग्राम फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड कैपिटल, कि किसी बैंक में कितना रिस्क है ना, रिस्क कैपिटल कितना है, तो इस चीज के लिए आरबीआई के द्वारा जो आरबीआई की जो टीम है सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर टीम आरबीआई जो है एसएसएम आरबीआई, इसके द्वारा क्या करवाए जाते हैं, इंस्पेक्शंस फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन आईएसई, सारे बैंकों में। बात समझ में आ रही है। अब यहां इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसका, सीसीओ का, कि उसको कंडक्ट कराने में जो वो कंडक्ट किया जाएगा उसका जो आईएसई कंडक्ट करवाए जाएंगे बैंक में उसमें वो सपोर्ट करे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशंस विद हेड ऑफिस डिपार्टमेंट फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशंस डेटा एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द आईएसई इंस्पेक्शंस फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन, जो आरबीआई टीम के द्वारा ये करवाए जाएंगे, इंस्पेक्शंस करवाए जाएंगे कि आप कंप्लायंस सही से कर रहे हैं कि बैंक में नहीं कर रहे हैं, कहीं लूप होल तो नहीं है, तो इसके लिए यहां पे कोऑर्डिनेट करेगा, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, हेड ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट जहां से जरूरत होगी वहां कोऑर्डिनेट करके इसे क्या करेगा, हेल्प करेगा आरबीआई को इंस्पेक्शन करने में। ठीक है, आगे है कि कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, कोऑर्डिनेशंस विद एचओ डिपार्टमेंट फॉर अरेंजिंग एग्जिट मीटिंग्स विद द बैंक्स टॉप एग्जीक्यूटिव विद एसएसएम, है ना, बैंक टॉप एग्जीक्यूटिव विद एसएसएम टीम फॉर फाइनलाइजिंग द आरएआर, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, जो रिस्क है आपके बैंक में कंप्लायंस फंक्शन यदि आपने सही से नहीं किया उसके वजह से जो रिस्क आपका अराइज हो रहा है, तो उसका रिस्क जो है आरएआर, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने में भी कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ वो आपका अरेंज करके। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोऑर्डिनेशंस फॉर सुपरवाइजरी मीटिंग्स ऑफ बैंक्स टॉप एग्जीक्यूटिव विद आरबीआई टॉप मैनेजमेंट एट आरबीआई, क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेशंस करेगा किस लिए, फॉर सुपरवाइजरी मीटिंग ऑफ बैंक्स टॉप एग्जीक्यूटिव, बैंक के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उसका आरबीआई के साथ जो है, आरबीआई के टॉप मैनेजमेंट के साथ जो मीटिंग होगी उस चीज में भी कोऑर्डिनेशंस का काम यहां पे सीसीओ के द्वारा किया जाएगा। प्रेजेंटेशंस ऑफ रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, आरएआर, अब क्या है कि आरबीआई के द्वारा जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बताया गया कि कितना आपका है आरएआर, उस चीज का जो रिपोर्ट बना है तो उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा, ये जो सीसीओ है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स है, ये प्रेजेंट करेगा उस रिपोर्ट को अलोंग विद द अदर अनेक्जर, और भी कुछ उसमें एडिशनल अपना भी कोई रिपोर्ट लाके और भी कुछ अनेक्जर है, तो आरएआर प्रेजेंट करेगा रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, बैंक में प्रेजेंट करेगा रिस्क मिटिगेशन प्लान, और रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है इस चीज को भी, वो रिस्क मिटिगेशन प्लान इस चीज को भी प्रेजेंट करेगा, एंड बैंक्स सुपरवाइजरी रेटिंग to the board committees immediately after receipt of final RAR, RMP and supervisory rating as per RBI direction। क्या समझा आपने, देखिए ये तो समझ में आ गया कि ये सब चीज जो है सो यहां पे करवाए जाते हैं विद कोऑर्डिनेशन ऑफ सीसीओ। ठीक है, आरबीआई के द्वारा यहां पे किए जाते हैं ये काम। अब देखिए, अब जब रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो आरबीआई डिपार्टमेंट, आरबीआई जो आपकी टीम है ना, जो एसएसएम जो टीम है, ये एसएसएम टीम है ना, तो इसके द्वारा जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट दिया गया है बैंक को कि हाँ इतने रिस्क है, यहां पे आपने काम नहीं किया, यहां पे आपका लूप होल्स है, ये सारे रिपोर्ट सीसीओ क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा बैंक के बोर्ड के पास, है ना, बैंक के बोर्ड के पास, कमिटी के पास प्रेजेंट करेगा, और उसमें रिस्क मिटिगेशन
प्लान कि कैसे उस रिस्क को कम किया जा सकता है, और रिस्क मिटिगेशन प्लान भी साथ में प्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई आपके? आगे कह रहा है कि रिपोर्ट कंप्लायंस स्टेटस, रिपोर्ट कंप्लायंस स्टेटस इमर्जिंग कंप्लायंस इश्यूज एट डोमेस्टिक ब्रांचेज टू द टॉप मैनेजमेंट एंड एसीबी और द बोर्ड। वही कह रहा है कंप्लायंस स्टेटस क्या है ना, इमर्जिंग कंप्लायंस इशू कि अभी क्या खतरे में है, कौन सी डिपार्टमेंट जो है सो हम कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्शंस का, उस चीज को भी जो है एट डोमेस्टिक ब्रांचेज टू द टॉप मैनेजमेंट एंड एसीबी उस चीज को बताएगा वहां पे टॉप मैनेजमेंट को। इस तरह से ये जो है आपका सीसीओ का यहाँ पे रोल होता है। अच्छा, एक और स्लाइड है, देखिए क्या कह रहा है कि अदर्स इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन किसका, सीसीओ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स। यहां पे सिर्फ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स की ही बात हो रही है, उसकी ड्यूटीज क्या है इसके बारे में ही यहां बात हो रही है। तो यहां अभी आपने देख लिया क्या क्या इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा जो यहां पे गाइडलाइंस फॉलो, जैसे केवाईसी एएमएल सीएफटी गाइडलाइंस है, इसे अच्छे ढंग से किया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को देखेगा। डिपॉजिट एंड सर्विसेज, एडवांसेस एंड फेमा गाइडलाइंस। तो यहां देखिए ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कंप्लायंस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे तो हम फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो जो आया था इस चैप्टर से रिलेटेड, कि क्या क्या गाइडलाइंस को यहां पे देखना है। कोई भी जो रेगुलेटरी बॉडीज है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सारी चीजों को तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट को देखना है। तो ये सब चीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन यहां स्पेसिफिक बता रहा है कि ये सब चीजों को भी यहां पे देखना है, इसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिटेल में हमने एक एक चीज को आपकी भाषा में ही समझाने की कोशिश करी। ये चैप्टर में से इस पार्ट को आज जो अभी आपने पढ़ा है, इसे आप अच्छे ढंग से, यदि कुछ कहीं कंफ्यूजन है तो फिर से जाकर के देखिए वीडियो, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपका इस पार्ट, ये पार्ट आपका है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मजेदार आपको वीडियो मिलते रहेंगे आगे, जो कि 100% आपको समझ में आएगा। तो आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।